यस सर। ओके। यस। सर एक्सरसाइज अभी एक टॉपिक ऊपर आया था, वो चीज क्वेश्चंस में भी था, मतलब उसका मेरे को आइडिया नहीं था। कौन सा टॉपिक? कोई सर इंसान का नाम था जी से। जी से? अच्छा, गेल उसेकलो। गेल उसेकलो। हाँ सॉरी, वो नहीं पढ़ा है सर। न, वो अभी बता भी नहीं सकते। वो मतलब पता नहीं लॉ मोल कंसेप्ट में क्यों डाल दिया जाता है, क्योंकि वो मोल कंसेप्ट का टॉपिक है नहीं एक्चुअल में। उससे पहले हम लोगों को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी समझना पड़ेगा, बट उसके बाद वो चीजें समझनी आसान है, तो कोई दिक्कत सर नहीं है। हाँ बोलो। सर एक रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी नहीं पता है कोई बात आपको? नहीं। सर हम उसका सबसे क्वेश्चन बिग छोड़ क्वेश्चन दिए था। हैं, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते थे कि उस चीज को छोड़ो, उस चीज को हम समझाएंगे आज। कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। सर एक्सरसाइज 2 में 90। एक्सरसाइज 2 में 19, क्वेश्चन नंबर 19 में 1 लीटर ऑफ N2 combines with 3 लीटर ऑफ H2 to form under the same condition। हाँ, ये गेल-यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है। छोड़ दो इस चीज को अभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 रहने दो, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। और कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 3 का में 1 और 3। एक्सरसाइज 3 में 1 और 3 कहाँ है भाई? एक्सरसाइज 3 में 1 और 3, one pair of element combined with 2 parts of another element B, 6 part of element C combined with law of reciprocal proportion। चलो इसको हम समझाएंगे अभी क्लास में। और 1 एंड थर्ड नंबर भी 3। समझाएंगे। वैसे थर्ड नंबर में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, इससे ये तरीका ध्यान रखना। जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 एलिमेंट देगा, ठीक है, मान लो ए बी सी, कोई 3 डिफरेंट एलिमेंट दिया, ए बी के साथ कंबाइन कर रहा है, बी सी के साथ कंबाइन कर रहा है, ए सी के साथ कंबाइन कर रहा है। तो अगर 3 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके ए बी बी सी या ए सी बना सकते हैं, तो इस तरह के केस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। जैसे थर्ड नंबर वाले पार्ट को देखो। सबसे पहले ऑप्शन में थर्ड नंबर में CO2 है, CH4 और H2O है। तो एक एलिमेंट C, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, तीसरा एलिमेंट हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट मिलके 3 कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा। दूसरे वाले केस को देखो। दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ही 3 कंपाउंड दे रखे, तो जब 2 एलिमेंट्स मिलके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में NaCl, Na2CO3, NaOH, एक एलिमेंट 3 जगह दे रखा है, एक एलिमेंट 3 जगह निकल के आएगा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इस केस में कोई भी हम लोग प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहे। हाँ, ये है कि जैसे NaCl है तो NaCl हर जगह केवल NaCl के ही फॉर्मेट में रहेगा, वहां पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है। 3 एलिमेंट्स आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए। फिर उसके बाद H2O, HCl, NaCl, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जहाँ का कॉम्बिनेशन दूसरे में नहीं डाल रखा, हाइड्रोजन जो 2 जगह डाल रखा है, क्लोरीन 2 जगह डाल रखा है, बट सोडियम और ऑक्सीजन कोई नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी कभी 3 एलिमेंट मिलके आपस में कंबाइन करके 3 कंपाउंड बनाएंगे, तब उस केस में हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलेंगे। और 3 कंपाउंड का मतलब बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड का मतलब दो दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, ए बी, ए सी और बी सी। इस तरह का जब 3 कंपाउंड्स बनाएंगे, तब वहां पे हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और कोई डाउट 1-3 के अलावा? सर इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 29 में मेरा आंसर CH5N आ रहा है, और सर वो ऑप्शन में ही नहीं है। 38.8% सी, ऐसा आंसर कैसे आ सकता है तुम्हारा? सर C1 आ रहा है, H5 आ रहा है, N1 आ रहा है, ये ऑप्शन में ही नहीं था, तो फिर से क्या बोलो, करे। सी कितना आ रहा है? C1, H5, N1। सर 29 में। हाँ, 29 का ही बोल रहे हैं। कार्बन का मास कितना होता है? 12, 12 इंटू 3, 36 अप्रोक्सीमेटली। हाइड्रोजन, गलत है तुम्हारा आंसर। वैसे इस सवाल को करना क्या था बता रहे हैं।
इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये नहीं देखना था कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कितना है। सवाल ने पूछा है द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। कभी कभी ऑप्शन देख के मालूम करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर जस्टिफाई कर रहा है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन वाले पार्ट में वैसे तुम्हारा कितना बोलिए आंसर, CH5 एंड, है ना? यस सर। पहले वाले केस में कितने कार्बन है? 1। 1। कितने हाइड्रोजन है? अब सर क्या ही बोले क्या ही बोले मतलब? सर, मेरा आंसर अलग आया, हम देखे वो कहीं नहीं है तो मेरे को लगा मेरा गलत मैथ्स होगा, पूछ मैथ्स का एक लेंगे। मैथ्स का एक छोटा सा हम नया टाइप का रूल बताते हैं। जैसे यहाँ एक फॉर्मूला दे रखा है, बाकी लोग भी देखना भाई। CH3NH2, ठीक है? तो यहाँ से N को उठा के थोड़ा आगे के लेके चले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा CnH3H2। फिर यहाँ से H को कॉमन ले लेते हैं, तो जब H को कॉमन लेंगे तो CnH, और इसके बाद बचेगा 3+2। तो यहाँ से 3+2 कितना आएगा, तो CnH। सर ये तो पता है। तो यहाँ पे CH5N आ जाएगा, ठीक है? तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। और कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट? सर नो सर। एक्सरसाइज 3 का 5 नंबर। एक्सरसाइज यस सर। एक्सरसाइज 3 का 5 नंबर। 1 मिनट सर एक्सरसाइज का 3 नंबर भी। एक सेकंड रुको। तुम लोग का ये जो बुकलेट है, पहले इसको हम वन नोट में ट्रांसफर कर देते हैं। हमको मालूम ही नहीं था कि वन नोट में हम बुकलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। वन नोट बड़ा अच्छा ऐप है। कहाँ था अभी 9th रीड बैच? वेयर इज 9th रीड? हियर इज 9th रीड। ओके, कहाँ गया भाई? तो हमको ये चीज़ नहीं पता था, तो हम एनोटेशन करके उसमें एक्सप्लेन करते रहते थे, फिर मिटाना पड़ता था बार बार। जबकि हम सारा का सारा बुकलेट आराम से वन नोट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आ गया मेरा वन नोट में बुकलेट पूरा। बताते जाओ भाई, कहाँ कहाँ परेशानी था? सर एक्सरसाइज 3 का 5th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th वाले पार्ट में A and B are two identical vessels. A contain 15 gram ethane and 1 ATM at 298. The container B contains 75 gram of X2 at the same temperature. The vapor density of X2 is, तो वो जैसे एक चीज कंसिडर कर सकते हैं, मान लो मान लो जैसे सवाल में ऐसा दे रखा कि हम लोगों के पास क्वेश्चन में, अरे ऐसा क्या हो गया भाई? हाँ, मान लो हम लोगों के पास क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर रखा है ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल वेसल। तो दो वेसल दे रखे हैं ए एंड बी वाले पार्ट का, और दोनों के दोनों आइडेंटिकल वेसल है। अगर आइडेंटिकल वेसल है मतलब दोनों का वॉल्यूम वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा। फिर उसके आगे ऐसा मेंशन किया है कंटेन्स 15 ग्राम इथेन एट 1 atm एंड 298 केल्विन। कंटेन्स बी ग्राम वेसल बी कंटेन्स 75 ग्राम ऑफ गैस X2 एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ए वाले पार्ट में हम लोग के पास 15 ग्राम इथेन दे रखा है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। और बी वाले पार्ट में एक अननोन गैस है X2 और उसका 75 ग्राम दे रखा है, ठीक है? तो जैसे एक चीज देखो, ये वर्ड सुना था कहीं 1 atm और 298 केल्विन। 1 atm और साथ ही साथ टेम्परेचर वाला पार्ट 298 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, STP। एसटीपी कंडीशन। तो एसटीपी कंडीशन वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर करना शुरू करें, तो मान लो केवल पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। केवल फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। सर वो तो 273 होता है ना। क्या होता है? हाँ सर वही।
सर 273 सॉरी 298 केल्विन दे रखा है। ओके, एसटीपी कंडीशन नहीं, 298 केल्विन का मतलब होगा 25 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग ए वाले पार्ट में निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन द कंटेनर ए जो कि बेसिकली C2H6 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास बोल सकते हैं। वेट कितना दे रखा 15, और C2H6 वाले केस में मोलर मास कितना निकल के आएगा 30। तो इस केस में आराम से हम लोग 15/30 के बराबर वैल्यू ले सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट हाफ के बराबर निकल के आ जाएगा, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि जैसे गैस ए वाले पार्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब कंटेनर ए वाले पार्ट में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हाफ के बराबर है, तो तुम लोगों को एक छोटा सा लॉ हम नहीं बताया है, उस लॉ को हम थोड़ा आगे ही डिस्कस करेंगे, एवोगाड्रोस लॉ, और उसी के बाद हम लोग गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ही बताएंगे। तो भले ही ये लॉ नहीं मालूम, बस एक चीज सोच के देखो कि एसटीपी कंडीशन पे हम लोग का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो एसटीपी कंडीशन पे कोई भी गैस हो, मतलब कोई भी गैस 1 atm प्रेशर पे हो और 0 डिग्री सेल्सियस पे हो, मतलब सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे हो, कोई भी गैस, ठीक है, सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर, मतलब 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे हो, तो उसका गैस का एक मोल हमेशा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। तो लॉजिकली ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो एक गैस का जितना मोल्स लेंगे उसके रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम आएगा दूसरे गैस के लिए भी सेम चीज आएगा। मतलब गैस बी होता तो उसका अगर हम लोग 2 मोल लेते और वॉल्यूम वी आता, तो गैस ए का भी अगर 2 मोल लेते तो वॉल्यूम वी के बराबर ही आता, अगर हम लोग सेम प्रेशर टेम्परेचर रखते तो। एसटीपी पे मालूम पड़ जाता है हम लोग को कि वैल्यू 22.4 के बराबर है, जो कि कंडीशन चेंज करने से चेंज कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम हुआ तो इस केस में फिर हम लोगों का जो गैस है वो उसका इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, हमेशा बिल्कुल फिक्स चीज है। ठीक है, इस एक चीज का ध्यान रखना है, उल्टा भी बोल सकते हैं, हमेशा इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑक्यूपाई करेगा। इसी चीज को एवोगाड्रोस लॉ बोला भी जाता है बेसिकली। कोई भी दो गैसेस अगर सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर कंडीशन पे है, तब उस केस में उन दोनों गैसेस का जो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, या इक्वल वॉल्यूम हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑक्यूपाई करेगा। तो जैसे एक चीज देखो, कंटेनर ए और बी दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है, मतलब यहाँ मेंशन कर दिया क्वेश्चन वाले पार्ट में, एक मिनट, क्वेश्चन वाले पार्ट में हम मेंशन कर दिया है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हम लोग का जो कंटेनर है वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, और आइडेंटिकल वेसल है, मतलब वॉल्यूम वाला पार्ट भी सेम है। तो इस केस में अगर कंटेनर ए का वॉल्यूम हम लोग के कंटेनर बी के वॉल्यूम के बराबर है, प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला पार्ट भी सेम है, इसका मतलब हम लोग का जो नंबर ऑफ मोल्स है कंटेनर ए में, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ए कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स कितना था, हाफ, इसका मतलब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर बी जो कि बेसिकली x2 वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स है वो भी हाफ के बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोगों के पास एक चीज मालूम पड़ गया कि बी वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, और हम लोग अब आगे देखते हैं। कंटेनर बी कंटेन्स 75 ग्राम ऑफ x2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वाला जो पार्ट हम लोग कंसिडर करना शुरू किए, अगर हम लोग इसके हिसाब से दिमाग लगाएं, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हाफ के बराबर था, या बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x2 हाफ के बराबर था, और जो वेट ऑफ x2 है ये 75 ग्राम के बराबर दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, इसका मतलब हम लोग आराम से मोलर मास वाला पार्ट इज इक्वल टू वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है बेसिकली हाफ के बराबर। तो यहाँ से आराम से हम लोग के कैलकुलेशन वाले पार्ट में मोलर मास निकल के आ जाएगा, और जो मोलर मास निकल के आएगा वेट अपॉन वेट कितना था 75, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट कितना था हाफ के बराबर, ये तो मोलर मास हो गया। और वेपर डेंसिटी कितना होता है आद्या, मोलर मास बाय 2। मोलर मास बाई 2। तो इस केस में मोलर मास वाला पार्ट अपना 75 डिवाइडेड बाई 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 75 इंटू 2 आएगा डिवाइडेड बाई 2, मतलब हम लोग का मोलर मास से वेपर डेंसिटी वाला पार्ट आराम से 75 के बराबर निकल के आ जाना है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा 75, पहला ऑप्शन।
और थोड़ा इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा है, बट मेरे हिसाब से अगर दिमाग लगाए होते ढंग से तो इसमें सवाल बन सकता था। मतलब ये चीज रिलेट करने के लिए हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रखे थे। नॉर्मली जब हम 11th वालों को पढ़ाते हैं ये चीज, तो 11th वाले में हम अवोगाड्रो लॉ बताते हैं पहले, तुम लोग को हम नहीं बता रहे, जानबूझ के नहीं बताए थे। जब तुमको एसटीपी कंडीशन अगर मालूम है तो उससे इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं क्या? अगर रिलेट कर पाए तो बहुत अच्छी चीज है, और नहीं तो अवोगाड्रो लॉ तो वैसे ही बताना ही हम लोग को। जब बताएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, फिर उसी तरीके से सोच सकते हैं। अभी हम अनकन्वेंशनल तरीके से सोचना चाह रहे थे तुम लोगों के लिए। और कोई डाउट? सर एक और क्वेश्चन बता दीजिए सर ना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो बताया अभी प्रवीण। जब भी कभी दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा तो उस केस में सीधा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई कर दिया करना। तो पहले वाले केस में कार्बन है एलिमेंट, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, मतलब 3 एलिमेंट्स है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये तीनों के कॉम्बिनेशन से एक जगह CH4 बना, केवल 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। एक जगह 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से H2O बना, और एक जगह CO2 बना। तो जब A, B और C 3 एलिमेंट मिलके AB, BC और AC बनाएगा, तो इस पूरे पार्ट के कॉम्बिनेशन को हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में पुट अप करते हैं। कैसे पुट करते हैं उसको सीखने की भी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, 11th क्लास में भी टॉपिक होता नहीं है एक्चुअल में। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 मेरा आंसर गलत आया है सर। तुम्हारा आंसर गलत आया है। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ द एलिमेंट X एटॉमिक वेट 20 एंड 50% ऑफ एलिमेंट Y एटॉमिक वेट 10 XY2 XY2। सर मेरा X2Y आया है। अच्छा चलो, जैसे मान लो ऐसा लेके चलते हैं, एक मॉलिक्यूल है जिसका मोलर मास 100 है, ठीक है। इसमें दो एलिमेंट है X और Y, हमको नहीं मालूम कौन सा एलिमेंट कितना है, लेकिन दो एलिमेंट है X और Y। फिर बोला है कि 50% X होगा, तो X का मास कितना निकल के आएगा? सर हमको गलती दिख गया सर, थैंक बहुत यू। बढ़िया, मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 या 14? बोलो ये प्रवीण, 40 या 14? मेरा में तो 40 लिखा हुआ है। तुम्हारा में तो 40 लिखा हो, 40 तो दिए ही नहीं होमवर्क। सर दिए हैं। 40 नंबर होमवर्क दिए हैं, वो दे ही नहीं सकते। यस सर। हम 14 दिए होंगे, डेफिनेट सी बात है 14 दिए होंगे, 40 तो दे ही नहीं सकते। सर आप 36 के बाद 40 ही दीजिएगा ना। अच्छा नहीं बना था सर, ये दिए हैं। तो सर गलती ये से वाला चलो बन गया। इसमें, लेकिन क्योंकि हम मार्क भी नहीं कर रखे हैं और दिए भी होंगे तो गलती से दिए होंगे, अभी के लिए छोड़ दो। बन गया तो अच्छी बात है, बट नहीं बनना चाहिए था। और आगे बोलो। यस सर। 14 क्या है सवाल? 14 नहीं, 14 तो बहुत पहले ही होमवर्क दे चुके हैं। खैर और आगे बोलो। और कोई डाउट? नहीं है सर। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर क्लास शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 12 क्या पढ़ाए थे? मोल फ्रैक्शन। सर मोल फ्रैक्शन। ओके चलो, मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिए तो लेक्चर सर नंबर, हाँ बोलो। 13 है। सर हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे ना आपके टेलीग्राम पे, हाँ तो उसका जो हम किए थे और जो सर आप बताए थे ना, तो हाँ, मेरा उसमें मार्क्स कट गया था सर। तो इसमें हम क्या करें? सर हम सब बहुत दुखी मन हो गया है। तो दुखी नहीं होने गए, इसमें मार्क्स कटता है। बहुत तरह की चीजें ऐसी हैं जिसको हम, खैर क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसलिए हम बोल नहीं सकते, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सही होने सर के बाद भी। पॉज करके बोल दीजिए। सर पॉज करके बोल दीजिए। ऐसा है क्या? ओके जैसे हम लोग मोलैरिटी वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे आज, और बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट ही है। जैसे एक्चुअल में केमिस्ट्री में जो जो कंसंट्रेशन टर्म सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, मोलैरिटी ही होता है। इनफैक्ट जैसे हम लोग मोलैरिटी वर्ड तो यूज करते ही हैं, अपने कॉपी में भी लिख लेना है हेडिंग, मोलैरिटी वर्ड तो यूज करते हैं, या फिर इन जनरल अगर कभी भी सवाल में ये टर्म कैलकुलेट करने बोलेगा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये बोल दिया, तो बाय डिफॉल्ट मोलैरिटी ही समझना। जैसे हम लोग जब मेन पार्ट यूज कर रहे थे तो बोले थे कंसंट्रेशन टर्म्स है ये,
अब सारे के सारे टर्म्स को कंसंट्रेशन टर्म बोला जाता है। कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या मतलब, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के रिलेटिव अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दिस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन टर्म। लेकिन अगर कभी सवाल में बोला फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो वहां पे हम लोग हमेशा मोलैरिटी को ही कंसिडर करते हुए काम करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। बाकी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है। फॉर्मूले वाले पार्ट में हम लोग ऐसा लिखते हैं हमेशा, और ये कैपिटल एम लिखना, मोलैरिटी में कैपिटल एम हमेशा। मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन is equal to number of moles of solute particles divided by volume of solution। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रहेगा। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हम लोग एक नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और इन जनरल इसको शॉर्टकट में ऐसा लिखा करते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। बस ध्यान रखना है इस चीज का कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा करेंगे हम लोग, सॉल्वेंट या सॉल्यूट इस टाइप का नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा इस एक चीज को लिखते हुए काम करना है। तो जैसे मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट अगर लेके चले, तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट जो होता है वो मोल ही होता है, और वॉल्यूम वाले पार्ट का यूनिट हम लोग लीटर लेके चल रहे हैं। तो इस केस में यूनिट वाले पार्ट को हम लोग मोल पर लीटर या इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल लीटर पर पावर -1। ये भी लिखने का एक तरीका हो सकता है। यूनिट वाले पार्ट में मोल पर लीटर ये वर्ड मेंशन करते हुए चलेंगे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत एलिमेंट्री टाइप का चीज है ये, नोट कर लो। और फॉर्मूला नोट करने के बाद क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन शुरू में करवाएंगे, उसके बाद कुछ हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ और फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करेंगे, और फिर और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कैलकुलेट करो। फाइंड द कंसंट्रेशन of NaOH solution given volume of solution is equal to 10 liter। बड़ा जल्दी टाइम लिमिट को क्रॉस हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10 लीटर, weight of NaOH is equal to 200 ग्राम। weight of NaOH is equal to 200 ग्राम। बड़ा एलिमेंट्री सवाल है। सर 1/, कितना 1/, हेलो 1/2 1/2 0.5। हाँ 0.5। चलो ध्यान दो, जैसे सवाल में कंसंट्रेशन पूछा है, बेसिकली मोलैरिटी पूछा है, तो मोलैरिटी का पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे NaOH है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीज़ तो दे रखा है, इसमें दिक्कत नहीं है, बट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट दे रखा है, वेट अपॉन मोलर मास यूज कर सकते हैं हम लोग। वेट कितना दे रखा है 200 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है, तो NaOH वाले पार्ट का मोलर मास 40 के बराबर होता है, 23 + 16 + 1 40। तो नंबर ऑफ मोल्स 5 निकल के आएगा। तो यहाँ से कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 5/10, मतलब 1/2 या फिर 0.5 लिख सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, एक नोटेशन है जो थोड़ा ध्यान रखना होगा। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये बड़ा ब्रैकेट होता है। अगर हम लोग एक बड़े ब्रैकेट के अंदर एक कंपाउंड लिखे, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, ये बोल रहे हैं हम लोग। तो कंसंट्रेशन लिखो या बड़ा ब्रैकेट लिखे उसके अंदर NaOH लिखो, इसका मतलब सेम चीज है। कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल टू यहाँ पे 0.5 लिख सकते हैं। और दूसरा एक और चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NaOH 0.5 मोलर आया, सॉरी 0.5 आया, तो इसके साथ में हम लोग कैपिटल M लिखा करेंगे, या फिर इसको बोलने का तरीका होता है 0.5 मोलर। मोलैरिटी है तो इसलिए हम लोग मोलर वर्ड यूज करेंगे। तो जब भी आंसर देना, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसके आगे कैपिटल M लगाना, या फिर मोलर वर्ड यूज कर लिया करना। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। मान लो दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, ये नोट कर लो, ये नोटेशन ध्यान रखना, नोट कर लो अपने कॉपी में नोटेशन। बहुत एलिमेंट्री सवाल इसलिए सॉल्व करा है क्योंकि नोटेशन बस मालूम हो जाए।
आधे आवाज बहुत कम आ रहा है तुम्हारा। तुम्हारा माइक शायद से काम नहीं कर रहा था, लास्ट डे भी प्रॉब्लम हो रहा था। बोलो फिर से। हेलो, आधे आवाज नहीं आ रहा। चलो ध्यान दो। जैसे एक तो छोटा सा सवाल था जिसको सॉल्व कर लिया। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे एक तो पहले ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहला पार्ट, मान लो हम लोग कंसंट्रेशन का फॉर्मूला यूज करें तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। तो एक चीज बताओ, एक चीज सोच के बताओ, कभी सुना है कि हीटिंग करने से एक्सपेंशन होता है? कभी ऐसा सुना है? हाँ सर। जब किसी भी सब्सटेंस को यस हीट सर। करते हैं तो एक्सपेंशन होता है ना। ये चीज ध्यान रखना, सॉलिड लिक्विड गैस सब में एक्सपेंशन होता है। ये चीज 11th में पढ़ना भी है कि कितना एक्सपेंशन होता है, वो मेजरमेंट भी कर सकते हैं हम लोग। तो जब भी हम लोग हीटिंग करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन होता है। लेकिन अगर मान लो किसी सब्सटेंस का मास 1 kg है, तो ऐसा थोड़ी कि उस सब्सटेंस को हम लोग आग पे डाल देंगे तो उसका मास 1 kg से चेंज हो जाएगा। सब्सटेंस का मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अगर किसी सब्सटेंस का मास दे रखा है तो किसी भी टेम्परेचर पे एग्जैक्टली फिक्स रहेगा। और वेट और मास का यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं ले रहे हम लोग, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम चीज है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो मास है, ये मास वाला पार्ट टेम्परेचर को बढ़ाए या फिर घटाए, ये चीज चेंज नहीं होने वाला है। मतलब मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो ये भी मास है, नीचे भी मास है, मतलब ये भी चेंज नहीं होगा, नीचे भी चेंज नहीं होगा अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जब ये दोनों में से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होगा। लेकिन नीचे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम वाले पार्ट को जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज नहीं हो रहा बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकता है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट, ए कंसंट्रेशन या मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। सिंपल सा पॉइंट है, मतलब याद रखने के पर्पस से इसको ध्यान मत रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना। फॉर्मूले को देख के सोच पाएंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, बट अगर हीटिंग करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो अगर हीटिंग करने पे मतलब टेम्परेचर बढ़ाए तो वॉल्यूम वाला पार्ट बढ़ा, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन वाला पार्ट घट जाएगा। ऐसा आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पूछना चाहते हैं हम। इससे पूछा जाए, तो में से किसको होली बहुत पसंद है? रिद्धिमा, होली पसंद है भाई? रिद्धिमा का आवाज ही नहीं आता। नहीं उसने सर, होली पसंद नहीं है? ओहो, नहीं। बहुत बड़ा पाप करती है तुम तो। लक्ष्य, होली पसंद है? थोड़ा थोड़ा। अरे यार। मयंक, हाँ सर। होली पसंद है? बहुत। किस लेवल पे? ड्रीम। एक्सट्रीम। चलो ठीक है, एक सवाल का जवाब दो। मान लो होली में जो ऐसा करते हैं ना, लोग बाल्टी में रंग बनाते हैं, ठीक है, बाल्टी में पानी डाले, पानी में रंग डाले, ठीक है। अगर इससे कलर को डार्क करना हो, गाढ़ा करना हो, तो क्या करेंगे? और कलर मिलाएंगे। पानी निकाल नहीं सकते इसमें से? फिर हीटिंग? नहीं, हीटिंग कोई प्रोसेस नहीं है। अब बाल्टी में पानी डाल के उसको हीट करेंगे, यही काम बच गया। उतना कोई नहीं करता है, सीधा वो बाल्टी का पानी किसी और पे जाता है फिर नया बनता है। अरे हमको जो करना है हमको वही करना है, हम तुम्हारा सजेशन नहीं लेंगे। बताओ ये मयंक, इसमें और कलर बोल रहा है तुम डाल दे, है ना? तो कलर डाल सकते हैं, कलर ऐड किया, पानी रिमूव नहीं कर सकते हैं क्या? बताओ। कर सकते हैं क्या पानी रिमूव? हम तुमको दें एक बाल्टी में कलर डाल के, बोलेंगे इसे पानी रिमूव करो, इसको डार्क करो, ऐसा कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते, ये चीज पॉसिबल नहीं है। चलो एक और चीज बताओ,
कलर बहुत डार्क हो रखा है तो उसको हल्का करना है, तो क्या करेंगे? और पानी मिला तो देंगे। डाइल्यूट करेंगे। और पानी मिला देंगे, है ना। तो जब कलर को डार्क करना था, मतलब गाढ़ा करना था, तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे। और जो गाढ़ा जो चीज होता है ना, उसको आप कभी सुना होगा ऐसा वर्ड कि किसी भी सॉल्यूशन को गाढ़ा कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं उस चीज को। और जब किसी भी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब उसी चीज को हम लोग गाढ़ा रंग ना करके हल्का रंग करना चाह रहे थे, तो उस केस में सॉल्यूशन को हम लोग थोड़ा कम गाढ़ा कर रहे थे या थोड़ा हल्का लाइट या पतला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे हम लोग टर्म यूज किया करते हैं डाइल्यूशन। तो जैसे ये प्रोसेस है कि अगर हम लोग कलर को ऐड किए थे तो कंसंट्रेशन हुआ था, मतलब बेसिकली सॉल्यूट को ऐड किए थे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, कंसंट्रेशन वाला पार्ट बढ़ा या सॉल्यूशन कंसंट्रेट हुआ। लेकिन जब हम लोग सॉल्वेंट वाले पार्ट को ऐड किए, बेसिकली वाटर को ऐड किए, तो जब सॉल्वेंट को ऐड किए तो सॉल्वेंट के एडिशन वाले पार्ट से डाइल्यूशन होना शुरू हो गया। लेकिन कभी भी एक सॉल्यूशन से ना हम लोग सॉल्यूट को रिमूव कर पा रहे हैं ना हम लोग सॉल्वेंट को रिमूव कर रहे हैं, हम लोग किसी भी चीज को रिमूव नहीं कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जब चेंज करना है तो इस केस में हम लोग आइदर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं या फिर हम लोग सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, बट दोनों में से किसी भी चीज को हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। और इसी के ऊपर हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं और उसके बाद हम तुमको एक और छोटा सा सवाल इसमें दे देंगे। सेकेंड पॉइंट ये मेंशन कर लेना, ड्यूरिंग कंसंट्रेशन एडिशन ऑफ सॉल्यूट, जब हम लोग को सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करना होता है तो उस केस में सॉल्यूट का एडिशन करेंगे हम लोग। और ड्यूरिंग डाइल्यूशन, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं। लोग इसमें बहुत तरह का फॉर्मूला बताया करते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये सब फॉर्मूला हम याद रखने नहीं बोलेंगे तुमको। इसको सिंपल तरीके से ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो सॉल्यूट सेम रहा, पानी ऐड किए थे, केवल कलर को चेंज नहीं किए थे, कलर जितना पहले डाल दिए थे उतना ही रहा था, केवल पानी ऐड किए थे। मतलब